नमस्कार, आप कैसे हो? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का एक और नई वीडियो में स्वागत है। आज हम ITI की इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से अध्याय 7 डीसी प्रपत्र एवं संबंधित नियम से आगे के टॉपिक पढ़ेंगे। इससे पहले हमने निम्न टॉपिक पूरे कर लिए थे। पिछली वीडियो हमने ये सारे टॉपिक पढ़ लिए थे। अब इससे आगे के टॉपिक देखते हैं क्या क्या हैं। आज की इस वीडियो में हमारे टॉपिक हैं। पहले टॉपिक है ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध का सूत्र। दूसरा टॉपिक रहेगा वैद्युत चालकता और तीसरा टॉपिक रहे चालकत्व और चौथा हमारा टॉपिक है प्रतिरोधों का संयोजन के प्रकार और पांचवा टॉपिक है श्रेणी क्रम संयोजन और छठा टॉपिक हमारा रहेगा समांतर क्रम संयोजन। हम आज की इस वीडियो में इन 6 टॉपिक पर बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ऐसे ही नोटिफिकेशन पाने के लिए। चलो पहला टॉपिक पढ़ते हैं। हमारा पहला टॉपिक था ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध। अगर हम किसी चालक का ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध निम्न सूत्र के अनुसार बढ़ता या घटता है। जो सूत्र ये है, हमारा सूत्र क्या है, RT = R0 कोष्टक में 1 + α × T, जहाँ पर RT यानी कि T डिग्री सेल्सियस पर चालक का प्रतिरोध, R0 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध और अल्फा हमारा है यहाँ पर प्रतिरोध ताप गुणांक। अल्फा का मान अलग अलग चालकों के लिए अलग अलग होता है। जैसे हमारे धातुओं के लिए अल्फा का मान पॉजिटिव रहता है और अर्धचालक के लिए हमारा अल्फा का मान नेगेटिव रहता है और कुचालक के लिए अल्फा का मान 0 रहता है और मिश्र धातुओं के लिए अल्फा का मान बहुत ही नगण्य ना के बराबर। वैद्युत चालकता, अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन है विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्पन्न को वैद्युत चालकता कहते हैं। इसे सिग्मा से दर्शाते हैं। अब विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्पन्न को हम वैद्युत चालकता कहते हैं। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था R = ρ×L/A। यहाँ पर हमारा जो रो है वो विशिष्ट प्रतिरोध है, तो इसको हम निकालेंगे तो R×A/L निकलेगा। तो अगर हम रो का मान सिग्मा, रो की जगह इसमें रख दें तो सिग्मा बराबर 1/R×A/L। L ऊपर जाएगा तो सिग्मा बराबर क्या निकलेगा, L/R×A। तो ये हमारा क्या है, वैद्युत चालकता का एक फॉर्मूला है। ठीक है। अगर हम इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स या मो इंटू मीटर इनवर्स होता है। इसका एक और मात्रक होता है, वो है सीमेन इंटू मीटर इनवर्स। इसका यह मात्रक और होता है। अब हमारी वैद्युत चालकता ताप पर निर्भर करती है और विभिन्न चालकों का ताप अलग अलग होता है। अगर हम धातुओं का ताप बढ़ाएंगे तो हमारा धातुओं का ताप बढ़ेगा तो हमारा सिग्मा यानी वैद्युत चालकता घटेगी, क्योंकि इसका विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है ताप बढ़ाने पर। अगर हम अर्धचालक का ताप बढ़ाएंगे तो हमारी वैद्युत चालकता बढ़ेगी, क्योंकि इसका विशिष्ट प्रतिरोध घटता है। अगर हम वैद्युत अपघट्यों का ताप बढ़ाएंगे तो हमारी वैद्युत चालकता बढ़ेगी, क्योंकि इसका भी विशिष्ट प्रतिरोध घटता है। ये हमारे इससे संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट थे। अब इससे आगे का हमारा टॉपिक है चालकत्व, उसको हम देखते हैं। चालकत्व है हमारा अगला टॉपिक। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसमें डेफिनेशन है वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्पन्न को चालकत्व कहते हैं। जी से हम डिफाइन करते हैं। अगर इसके हम फॉर्मूला की बात करें तो इसका फॉर्मूला है G = 1/R। ये हमारा इसका फॉर्मूला है। अगर इसके हम मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक सीमेन या मोह या ओम इनवर्स है। ठीक है। इसमें ये अपनी डेफिनेशन इम्पोर्टेंट ऑफ फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है।
अब आगे हमारा टॉपिक रहेगा प्रतिरोधों के संयोजन का प्रकार। चलो देखते हैं। प्रतिरोधों का संयोजन, इसको हमें देखना है। प्रतिरोधों का हम संयोजन दो प्रकार से कर सकते हैं, एक श्रेणी क्रम में और दूसरा समांतर। हमारा पहला है श्रेणी क्रम संयोजन। इसमें डेफिनेशन क्या है? श्रेणी क्रम संयोजन में धारा समान होती है तथा विभव अलग अलग होता है। इसमें दो पॉइंट हैं, धारा समान तथा विभव अलग अलग होती है। ठीक, जैसे ये डायग्राम दिया है, ये तीन प्रतिरोध जुड़े हुए हैं एक श्रेणी क्रम में। इस श्रेणी क्रम में जुड़े हैं या न जुड़े हैं, ये हमें कैसे पता लगेगा? इसको पता करने के लिए अगर हमारे पास दो प्रतिरोध दिए हैं, अगर पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, इसका पहला सिरा ये है, दूसरा सिरा इसका ये है, और दूसरे प्रतिरोध का पहला ये सिरा, दूसरा ये सिरा, अगर पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा है तो ये श्रेणी क्रम संयोजन होगा। ठीक है, तो ये डायग्राम जो हमें दिया है, इसमें पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा पहले दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा है, ऐसे दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा है, तो ये एक श्रेणी क्रम संयोजन बन गया और इसमें एक बैटरी लगी हुई है। ठीक, अब इसमें हमने पहले कहा था धारा समान, तो इसमें धारा पूरे में आई बह रही है, मान लिया धारा समय पूरे में आई बहेगी तथा विभव अलग अलग, तो R1 प्रतिरोध पर विभव V1 होगा और R2 प्रतिरोध पर विभव V2 होगा और R3 प्रतिरोध पर विभव V3 होगा। जब विभव अलग अलग है तो हम तीनों विभव को एक साथ जोड़ लेंगे। तो हम एक साथ जोड़ेंगे तो हमारा आरोपित विभव, यानी कि हम पूरे तीनों को जोड़ेंगे तो एक V मान लेते हैं विभव मिलेगा, तो V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक, लेकिन हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था V बराबर I इंटू R, ये ओम का नियम था। हम V की जगह IR रखें, अगर V1 है तो अगर V1 निकालेंगे तो धारा पूरे में समान है तो I और R1 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे I R1 प्लस, ऐसे ही हम यहाँ के लिए लिखेंगे I R2 और V3 के लिए लिखेंगे प्लस I R3। अगर हम I R इज इक्वल टू, तीनों में I है तो हम I कॉमन ले लें तो हमारा क्या निकलेगा R1 प्लस R2 प्लस R3, तो I से I कैंसिल हो जाएगा तो हमारा R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 बचेगा। तो ये हमारा एक श्रेणी क्रम संयोजन बन जाएगा। ठीक, अगर कोई दो प्रतिरोध, तीन प्रतिरोध या चार प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और उनका मान दिया है तो हम इस फॉर्मूले से सीधा सीधा उसका कुल प्रतिरोध निकाल सकते हैं। ठीक है, इससे हमें यह भी पता चलता है, क्या पता लगता है कि R जो हमारा सभी निकलेगा R1 से मान बड़ा होगा उसका, और R का मान R2 से भी बड़ा होगा और R का मान R3 से भी बड़ा होगा, क्योंकि तीनों प्रतिरोधों को जोड़कर हम R का मान निकाल रहे हैं तो हमारा R का मान तीनों से ज़्यादा होगा। ठीक, अगर हम R ओम के n प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ें तो हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा, यानी प्रतिरोध अधिकतम प्राप्त होगा। तो हमें इसके लिए फॉर्मूला है R मैक्स बराबर n इंटू R। n यहाँ पर क्या है, नंबर, कितने प्रतिरोध जुड़े हुए हैं श्रेणी क्रम में। अगर हमारे 4 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं और हर एक 2 ओम का है तो हमारे कितने हो जाएंगे, R मैक्स, R कितना निकलेगा, 4 दूनी 8 गुणा हो जाएगा तो ये हमारा 8 ओम का निकलेगा। ऐसे में निकालनी है। ठीक, विभव विभाजन का नियम, हमारा श्रेणी क्रम संयोजन में ही हमारा टॉपिक है विभव विभाजन का नियम। अब हमारे 3 प्रतिरोध हैं तो तीनों पर विभव अलग अलग है, तो हम इसको निकालेंगे कैसे। हमने अभी पढ़ा था R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हमने पढ़े थे। अगर हमने कुल धारा की बात करें तो हमारी धारा क्या रहती थी,
धारा I बराबर V/R। ठीक, अगर हम यहाँ से R का मान रखते हैं तो V/R का मान ये है हमारा, तो R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक, R3 हो जाएंगे। अगर हम यहाँ V1 निकालें, V1 क्या हो जाएगा, IR1, क्योंकि धारा पूरे में समान है। तो अगर हम I का मान हम रख दें, I का मान हमारा क्या है, V/R1 प्लस R2 प्लस R3, तो रखते हैं तो V1 इजिकल टू क्या आएगा हमारा, V/R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू R1, यही आएगा। तो हम यहाँ से अगर हम गुणा करके लिखेंगे तो हमारा क्या आएगा, V1 का मान आएगा, V1 का मान क्या आएगा, V इंटू R1 प्लस अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमारे पहले प्रतिरोध पर विभव रहेगा। ठीक, ये हमारे पहले प्रतिरोध पर विभव रहेगा। पहले प्रतिरोध पर विभव कितना रहेगा, इतना। V1 बराबर V1 इज इक्वल टू V इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर हम दूसरे प्रतिरोध पर विभव की बात करें तो हमारे दूसरे प्रतिरोध पर विभव V2 रहेगा, VR2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर बात तीसरे प्रतिरोध पर विभव की बात करें तो हमारे तीसरे प्रतिरोध पर विभव रहेगा V3 इक्वल टू VR3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमारे अलग अलग प्रतिरोधों पर विभव रहेगा। अब हम अगला टॉपिक हमारा क्या है, समांतर क्रम संयोजन देखते हैं। इसमें हम बात करें इसके डेफिनेशन की, तो इसमें समांतर क्रम संयोजन में धारा अलग अलग, विभव समान। हमारा श्रेणी क्रम संयोजन में धारा समान थी, विभव अलग अलग था, लेकिन समांतर क्रम संयोजन में धारा अलग अलग तथा विभव समान रहती है। इसके पहचानने की क्या है, इसमें तीनों प्रतिरोधकों के सिरे एक ही जगह से जुड़े हुए होते हैं। ठीक, पहले प्रतिरोध का सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ रहता है, ये हमारी इसकी पहचान है। अब जब इसमें धारा अलग अलग है तो हमको धारा को जोड़ना पड़ेगा। अगर हम धारा कुल धारा की बात करें तो I, तो पहले में I1 धारा बहेगी, दूसरे में I2, तीसरे में I3, तो कुल धारा बहेगी। हमने मान लिया I बह रही है, तो तीनों को जोड़ेंगे तो I1 I2 I3 जोड़ लिया। लेकिन हमें पता है B इक्वल टू क्या होता है, IR। ठीक, अगर हम यहाँ से I निकालेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, V/R निकलेगा I का मान। अब हमें I1 चाहिए, I2 चाहिए, I3 चाहिए। अब विभव सब जगह समान है, यानी कि हर एक जगह यहाँ पर भी यहाँ विभव भी और यहाँ पर भी और R1 R3 R2 R3 हमारे प्रतिरोध हैं। तो अगर हम अलग अलग धारा निकालें, I का मान रखे हैं V/R और I1 का मान रखें तो V/R1 और R2 का V/R2 और I3 का मान V/R3। ऊपर से भी कॉमन ले लें तो हमारा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 बचेगा। ये भी से ये भी कट जाएगा, तो हमारा क्या आएगा, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये आएगा। तो हमारा ये फॉर्मूला ही है, हमें फॉर्मूला दिया है, हमने पहले ही लिख दिया। 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R। अगर हमें तीन प्रतिरोध दिए हुए हैं और उनको हमें समांतर क्रम में जोड़ना है तो हम इस फॉर्मूले में इसका मान रख देंगे, हमें सीधा मिनिमम प्रतिरोध मिल जाएगा। R ओम के n प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर हमें मिनिमम प्रतिरोध प्राप्त होता है। वो क्या प्राप्त होता है, R/N। n है नंबर हैं, कितने भी तीन प्रतिरोध जोड़े हैं, 4 के 5 1, ये हमारे नंबर है। इस फॉर्मूले से हम सीधे मिनिमम प्रतिरोध निकाल सकते हैं। ठीक, अगर इसमें हम समांतर क्रम संयोजन में धारा अलग अलग थी
तो हर एक प्रतिरोध पर धारा अलग अलग होगी। तो उसके लिए हम फॉर्मूला देखते हैं। उसके लिए धारा विभाजन का नियम। अब R1 है तो R1 में धारा कितनी बहेगी और R2 है तो R2 में धारा कितनी बहेगी। ठीक, ये हमें देखना है। वन में हमारी I1 धारा क्या होगी, I इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। अगर हम R2 में धारा की बात करें तो I2 इज इक्वल टू I R1 अपॉन R1 प्लस R2। ये हमारी I2 में धारा होगी, अलग अलग प्रतिरोध में अलग अलग धारा होगी। ठीक, ये हमने आज प्रतिरोधों का संयोजन भी अच्छे से समझ लिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।